हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। टॉपिक्स के नाम है जीडीपी, जीएनपी, एनर्जी कंजम्पशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इस लेक्चर में हम इन सारे टॉपिक्स का जो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे कि भाई जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनर्जी कंजम्पशन क्या होता है, एनर्जी के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, एनर्जी कंजम्पशन के सेक्टर कौन कौन से हैं। देन उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये क्या है, कितने गोल्स है, क्या है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, इसको समझने के लिए, एनवायरमेंटल की सस्टेनेबिलिटी को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। जो जीडीपी होता है वो जो कोई भी कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेजर करने का एक इंडिकेटर है। उसी तरीके से जो कोई भी कंट्री है उसका जो ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अचीव करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसको अपन बोलते हैं एसडीजी फ्रेमवर्क। वो अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इन सभी कॉन्सेप्ट को जो है स्टेप बाय स्टेप और सिंगल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इनसे रिलेटेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो डिस्कस करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये होता क्या है, इसमें लिखा है जीडीपी इज द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस एंड फॉरेनर्स इनसाइड द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इन ए मॉनिटरी ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किसी कंट्री के जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, जैसे अपन इसमें इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में हो जाएगा, ऐसे अपन किसी भी कंट्री के लिए अपन फाइंड आउट कर सकते हैं जीडीपी। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किसी कंट्री के जियोग्राफिकल एरिया के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स और सर्विसेज की टोटल मॉनेटरियल वैल्यू क्या है, मॉनेटरी वैल्यू क्या है, तो इसी को अपन बोलते हैं जीडीपी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जैसे गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है। तो गुड्स का मतलब होता है फिजिकल प्रोडक्ट्स। गुड्स का मतलब तो हो गया फिजिकल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कोई कार हो गया, कोई मोबाइल फोन हो गया, कोई फर्नीचर हो गया, मशीन्स हो गई, फूड आइटम्स हो गए। और सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज का मतलब है इंटेंजिबल एक्टिविटीज, जैसे कोई बैंकिंग सर्विस हो गई, कोई एजुकेशनल सर्विस हो गई, कोई मेडिकल सर्विस हो गई, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई। तो जो जीडीपी है इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों का जो है प्रोडक्शन इंक्लूड होता है। तो इसमें मैंने ये लिखा भी है डेफिनेशन में, जीडीपी इज द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और प्रोडक्शन है उनका, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन का सम है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस एंड फॉरेनर्स, जो प्रोड्यूस की जाती है किसके द्वारा? इंडियंस के द्वारा और फॉरेनर्स के द्वारा। इनसाइड द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, जो जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का उसके अंदर अंदर। ये अपन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ये हो सकता है किसी दूसरे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी अपन इसकी बात कर सकते हैं। अंडर इन ए मॉनिटरी ईयर, एक मॉनिटरी ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के जो है एक मॉनिटरी ईयर होता है। तो इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है इंडियन के द्वारा और फॉरेनर्स के द्वारा इनसाइड द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया, तो उसी को अपन बोलते हैं जीडीपी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी, तो आपको बिल्कुल यही डेफिनेशन लिखनी है। आपको बिल्कुल 1.5 मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है यही। तो इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स और सर्विसेज की जो टोटल वैल्यू है उसी को अपन बोलते हैं जीडीपी। चाहे ये प्रोडक्शन है, चाहे इंडियंस करे या फिर फॉरेनर्स करे, दोनों इसमें इंक्लूड होगा। अगर जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हो रहा है तो वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझोगे इसको? जैसे कोई जापानीज कंपनी है, वो इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के जीडीपी में ही इंक्लूड होगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हो रहा है। होने को तो कंपनी जापान की है, लेकिन वो इंडिया के अंदर कार मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो इंडिया की जीडीपी है उसी में इंक्लूड होगा। तो इंडिया में जो जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है वो फाइनेंशियल ईयर या फिर मॉनिटरी ईयर में किया जाता है, और फाइनेंशियल ईयर का अपने को ध्यान रखना है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो ये हो गया इसका
कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीडीपी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन आते हैं इसके अंदर। प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन एंड फॉरेनर्स, इंडियन और फॉरेनर्स दोनों का इंक्लूड होता है। इनसाइड जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी फॉरेनर्स या इंडियंस है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे उसका सम होता है। टाइम पीरियड मॉनेटरी ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब अपन बात करते हैं जीडीपी कॉन्सेप्ट। इनसाइड इंडिया, इंडियन प्लस फॉरेनर जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करते हैं, ऑल प्रोडक्शन इनसाइड इंडिया इज काउंटेड इन जीडीपी। जो इंडिया के अंदर जितने भी प्रोडक्शन किए जा रहे हैं वो सब जीडीपी में काउंट होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज, एरो के थ्रू दिखाया आपको। इंडियन एंड फॉरेनर्स दोनों के द्वारा जो मिलके जो हो रहा है उसी को अपन बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझने के लिए एक सिंपल आइडिया याद रखिए। जीडीपी का फोकस होता है किस पे, लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन पे। अगर प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर तो वो जीडीपी में इंक्लूड होगा, चाहे प्रोडक्शन करे इंडिया करे, इंडियन करे या फॉरेनर करे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गई जीडीपी के बारे में डिटेल से बात। अब अपन बात करते हैं जीएनपी की। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी का जो है सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो जीडीपी और जीएनपी है उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? नेशनलिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स। जो जीएनपी है उसका फोकस होता है इंडियंस के प्रोडक्शन पर, चाहे जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे एक इंडियन कंपनी है वो यूएसए में एक फैक्ट्री लगाती है और प्रोडक्शन करती है, तो वो प्रोडक्शन है वो इंडिया के जीएनपी में इंक्लूड होगा, लेकिन वो यूएसए जो है उसके जीडीपी में उसमें भी इंक्लूड होगा, दोनों में इंक्लूड होगा। इंडिया की तो जो जीएनपी है उसमें इंक्लूड होगा और यूएसए की जो जीडीपी है उसमें इंक्लूड होगा। जीएनपी इज द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस इन इंडिया एंड अब्रॉड इन ए मॉनेटरी ईयर। मतलब जो जीएनपी है वो सम है किसका? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, जो प्रोड्यूस किया जाता है इंडियंस के द्वारा इंडियन में, इंडिया के अंदर या फिर इंडिया से बाहर अब्रॉड में, दोनों का सम जोड़ के एक मॉनेटरी के अंदर, एक मॉनेटरी ईयर के अंदर किसी भी इंडियंस के द्वारा इंडिया या फिर अब्रॉड में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है उसी का सम को अपन बोलते हैं जीएनपी। ये जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला है जीएनपी कैलकुलेट करने का, फॉर्मूला है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अब्रॉड बाई इंडियंस, और जो एम है वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया बाई फॉरेनर्स। तो इसका मतलब है कि जीडीपी में जो है फॉरेनर्स का प्रोडक्शन है वो तो इंक्लूड होता है, इसलिए जीएनपी निकालते टाइम हम उसे माइनस कर देते हैं, और इंडियंस का जो है अब्रॉड प्रोडक्शन है उसको ऐड कर देते हैं। इसमें देखो ना, एक्स तो अपन ने ऐड कर रखा है और एम को माइनस कर रखा है। तो एक्स क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अब्रॉड बाई इंडियंस। अब्रॉड में जो प्रोडक्शन किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का इंडियंस के द्वारा, उसको तो अपन इसमें ऐड कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं किसको? एम को। एम क्या है? इंडिया में फॉरेनर्स के द्वारा प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया बाई फॉरेनर्स। तो इसका मतलब है कि जीडीपी जो है उसमें फॉरेनर्स का प्रोडक्शन तो इंक्लूड होता है, इसलिए इसको माइनस कर देते हैं, और इंडिया का जो अब्रॉड में प्रोडक्शन कर रही है इंडियंस उसको अपन ऐड कर देते हैं। तो ये जो है इन दोनों का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पेशल केस। अगर एक्स की वैल्यू एम के बराबर हो जाए, एक्स की वैल्यू एम के बराबर हो गई, इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया का जो अब्रॉड में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो, और जो फॉरेनर्स का इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है वो दोनों इक्वल हो जाए। मतलब जो इंडियंस है वो अब्रॉड में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, और जो फॉरेनर्स है, जो विदेश के लोग हैं वो इंडिया में जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो दोनों इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? जीएनपी इक्वल टू जीडीपी। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट केस है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। तो इसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। जो क्लोज्ड इकोनॉमी है वो इंटरनेशनल इकोनॉमी इंटरेक्शन, जो क्लोज इकोनॉमी है उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमी इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है इसकी। इंडिया के केस में इन इंडिया जनरली जीएनपी इज लेस देन जीडीपी। इंडिया का जो केस है उसमें जनरली जो है जीडीपी की वैल्यू जीएनपी से ज्यादा है, जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी। इसका रीजन क्या है, ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो इंडिया है उसमें फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, इसलिए जीडीपी में जो है फॉरेनर्स का कंट्रीब्यूट है वो ज्यादा है, जबकि जो इंडियंस है उसका अब्रॉड प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए इंडिया में जो है जीएनपी की वैल्यू जीडीपी से कम होती है।
इसका मतलब है कि जो एक्स है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, एम से। तो इसी वजह से जो है इसका जो है जीएनपी की वैल्यू जीडीपी से कम होती है इंडिया के अंदर। अब अपन बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, कि भाई पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम पर पर्सन, मतलब पर पर्सन की एवरेज इनकम कितनी है उसको अपन बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ये क्या होती है, टोटल इकोनॉमी इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। इस इंडिकेटर की हेल्प से जो अपन है कंपेयर कर सकते हैं किस किस चीज़ को, कि जो कंट्री है उसकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल क्या है। हायर पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है जनरली हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब वहाँ पे पर कैपिटा इनकम है किसी कंट्री की ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ के लोग जो है वो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हायर स्टैंड, उनका जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है। तो ये जो है एक इंडिकेटर है जो अपने को शो करता है पर कैपिटा इनकम, कंट्रीज की लिविंग स्टैंडर्ड क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल क्या है। अब अपन बात करते हैं एनएनपी एंड एनडीपी की, कि एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एनडीपी है उसका फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता है एनएनपी होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, और एनडीपी होता है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ये जो मशीन और कैपिटल गुड्स है उसकी वैल्यू का टाइम के साथ कम हो जाना। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मशीन है वो 10 साल में धीरे धीरे पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो इसी लॉस को अपन बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो ये भी आपको याद रखना है एनएनपी और एनडीपी क्या होता है। तो ये तो बात हो गई डिटेल में जीडीपी और जीएनपी की बात। अब अपन बात करते हैं एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। एनर्जी कंजम्पशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसका मतलब हुआ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम के द्वारा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में यूज की गई एनर्जी की क्वांटिटी, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सिस्टम के द्वारा एक कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, उसके अंदर कितनी एनर्जी है उसका यूज किया गया है, उसकी क्वांटिटी को ही अपन बोलते हैं एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी जो है वो मॉडर्न सोसाइटी की बैकबोन है। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, हाउस होल्ड सभी सेक्टर जो है एनर्जी पे डिपेंड होते हैं। अब एनर्जी के रिसोर्सेज की बात करते हैं तो एक होता है प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज और एक तो होता है प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज, नहीं ये दो टाइप होते हैं इसके, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब अपन बात करते हैं प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज की, भाई प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और जिन्हें कन्वर्ट करके यूजेबल एनर्जी फॉर्म में यूज किया जा सकता है। इसके एग्जांपल जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो इन एनर्जी रिसोर्सेज को हम जो है फर्दर कन्वर्ट करके डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो यही मैंने इसमें लिखा है प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाई प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज, व्हाट डू यू मीन बाई एनर्जी कंजम्पशन, 1.5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इनके एग्जाम्पल लिखो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है 1.5 मार्क्स के अंदर। तो एनर्जी कंजम्पशन से बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं सारा इसमें कवर करवा रहा हूँ आपको। बाकी जीडीपी और जीएनपी से तो 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाई जीडीपी, व्हाट डू यू मीन बाई जीएनपी। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए प्रॉपर। प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज आर यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड कन्वर्टेबल इनटू मोर यूजेबल फॉर्म, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज है वो दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनको, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से कंटिन्यूसली रीजनरेट होते रहते हैं, मतलब जो है नेचर के थ्रू ही अपने को प्रोवाइड होते हैं, नेचुरल प्रोसेस से कंटिन्यूसली रीजनरेट होते रहते हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के लिए जैसे है सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो इस एनर्जी रिसोर्सेज है उसका एडवांटेज ये है कि ये जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली और सस्टेनेबल होते हैं, मतलब एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि नेचर के थ्रू ये रीजनरेट हो रहे हैं कंटिन्यूसली। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, मतलब इनकी जो है क्वांटिटी फिक्स है, लिमिटेड क्वांटिटी में अपने को अवेलेबल है और उसके यूज होने के बाद इजीली रीजनरेट नहीं होते।
जबकि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो तो रीजनरेट हो सकते थे, ये क्या है, फिक्स है इनकी क्वांटिटी, ये यूज होने के बाद में रीजनरेट नहीं होते। इसके एग्जांपल जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम, डीजल है। तो इनका जो है एक्सेसिव यूज है, पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम है ये क्रिएट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एनर्जी कंजम्पशन सेक्टर। एनर्जी कंजम्पशन जो है मेनली 3 सेक्टर में होता है। कौन कौन से में? डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ये आपको याद रखना है। अब अपन बात करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले बात करते हैं अपन डोमेस्टिक सेक्टर। डोमेस्टिक सेक्टर में कैसे एनर्जी का यूज होता है? डोमेस्टिक सेक्टर में एनर्जी का यूज होता है किसमें? होम कूलिंग में, लाइटिंग में, हीटिंग में, कुकिंग में। मतलब मॉडर्न लाइफ स्टाइल के साथ जो है, लाइफ स्टाइल जैसे है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी मॉडर्न लाइफ स्टाइल आ गई, तो उसके साथ साथ जो है हाउस होल्ड है उसकी एनर्जी कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो रही है डे बाई डे। नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या यूज है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एनर्जी का यूज होता है। किस किस में यूज होता है? हीटिंग एंड कूलिंग में यूज होता है, कॉम्बाइंड ऑपरेशंस में यूज होता है, इंजीनियरिंग में यूज होता है, कंप्यूटर्स में यूज होता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, हीट में। तो इंडस्ट्री सेक्टर में जो है एनर्जी कंजम्पशन का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। एनर्जी कंजम्पशन इसमें भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी एनर्जी का यूज होता है। कैसे कैसे होता है? व्हीकल्स को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, तो इस सेक्टर में जो है लिक्विड फ्यूल की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। लिक्विड फ्यूल जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी एनर्जी का डिमांड एक मेजर पार्ट है। सबसे ज़्यादा यहीं से होता है क्योंकि इज द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन। सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ही होता है। तो ये तो हो गई इसकी एनर्जी कंजम्पशन की बात। अब अपन बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, यानी SDG। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, इसमें मैं सब कवर करता हुआ चलूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है, इस बार हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। 1.5 मार्क्स का भी आ सकता है, 2.5 मार्क्स का भी आ सकता है, या फिर 8 मार्क्स का भी आ सकता है। 8 मार्क्स के चांसेस थोड़े कम है, 1.5 या 2.5 या फिर 5 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स। 5 मार्क्स का तो होता नहीं है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग में, या तो 1.5 मार्क्स का, या 2.5 मार्क्स का, या 8 मार्क्स है, 8 मार्क्स का। तो सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं भाई SDG होता क्या है। तो SDG जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, मतलब ग्लोबल गोल्स है, पूरे विश्व के लिए गोल्स है जो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए बनाए गए हैं। ग्लोबल गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। ओरिजिन ऑफ SDG जो है उसका कॉन्सेप्ट डेवलप कब हुआ? तो SDG जो है उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, दी SDG वाज बोर्न एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो इन 2012। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो SDG है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, SDG का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जो हुआ था कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में 2015 में ऑर्गेनाइज हुई थी यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके अंदर जो है SDG का जो है कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि SDG का ओरिजिन कब हुआ था। नेक्स्ट है UN रिजोल्यूशन। 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया। जो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली है उसने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसका नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आपको नाम याद रखना है। जो 2015 के अंदर जो है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया था, उसका नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखना है ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अपन बात करते हैं SDG के स्ट्रक्चर की। तो SDG फ्रेमवर्क है, उसके अंदर 17 गोल है और 169 टारगेट है। मतलब SDG जो फ्रेमवर्क बनाया गया है उसके अंदर 17 गोल और 169 टारगेट है वो डिफाइन किए गए हैं। तो ये जो गोल है वो वर्ल्ड को सस्टेनेबल और बैलेंस डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो कुल मिला के अपने को जो है इसका बेसिक आइडिया ये है कि भाई जो 17 SDG है वो एक तरीके से वो लक्ष्य है, एक तरीके से ये गोल है जो UN मतलब यूनाइटेड नेशन ने तय किए थे। कब किए थे? 2015 में, ताकि 2030 तक दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हो सके। तो इसके अंदर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इसमें जो टोटल SDG है वो कितने हैं, टोटल टारगेट कितने हैं,
टोटल गोल्स कितने हैं, एसडीजी गोल्स है वो टोटल कितने हैं, टारगेट कितने हैं, ये कब अडॉप्ट हुआ था, और इसका टारगेट ईयर क्या है। तो टारगेट ईयर तो 2030 हो गया, कब अडॉप्ट हुआ था, 2015 में अडॉप्ट हुआ था। इसके टोटल गोल कितने हैं, 17, और टोटल टारगेट्स वो है 169। तो अपन बात करते हैं इसके 17 गोल्स है। या फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एक्सप्लेन दी एसडीजी गोल्स, मतलब 17 के 17 के आपसे नाम पूछ लेगा, 2.5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। या फिर एनी 3, राइट एनी 3 गोल्स ऑफ दी एसडीजी, तो इसमें से कोई 3 आपको लिखने के लिए पूछ सकता है 1.5 मार्क्स के अंदर। तो आपको ये 17 के 17 एसडीजी गोल्स है वो याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, नो पावर्टी, जीरो हंगर, पावर्टी नहीं होनी चाहिए, हंगर नहीं हो, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सभी की अच्छी हेल्थ हो, क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, जेंडर इक्वलिटी हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर अवेलेबल हो, सैनिटेशन है मतलब साफ सफाई का ध्यान रखें इसके अंदर, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सबके लिए अवेलेबल हो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे आपको याद होने चाहिए। इनएक्वलिटीज है वो रिड्यूस होनी चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस ड्यूटीज, जस्टिस फॉर एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। तो ये 17 टोटल जो है एसडीजी गोल्स है, ये आपको याद होने चाहिए। तो इसमें मैंने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर कर दिए हैं आपके लिए। तो इस लेक्चर में हमने समझा जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, पर कैपिटा इनकम, एनएनपी, एनडीपी, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी कंजम्पशन सेक्टर क्या है, एसडीजी के बारे में पढ़ा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।